हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गौरव गोयल। तो आज कार्बोनेट्स कंपाउंड में हम देखेंगे कि कार्बोनेट्स कंपाउंड के 10th क्लास लेवल पे कुछ ऐसे कंपाउंड्स जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो हमने दो टारगेट किए हैं जो कि 10th बोर्ड में आते हैं। पहला है इथाइल अल्कोहल, दूसरा है इथेनोइक एसिड। तो अगर हम वो कोई भी कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले, तो कंपाउंड्स के हम कुछ मेन पॉइंट्स हम सबसे पहले जानते हैं। सबसे पहली बात हम उसकी देखते हैं, प्रिपरेशंस कैसी हो रही है, कैसे वो बनता है ना। सबसे पहली हेडिंग होती है वो कैसे बनता है, कैसे हमको मिल रहा है नेचर में। तो इथाइल अल्कोहल को सबसे पहले टारगेट करते हैं। इथाइल अल्कोहल को हम सिंपली बोल सकते हैं इथेनॉल। ये 2 कार्बन का अल्कोहल होता है। अल्कोहल जिसमें OH लगा हो, जिसमें फंक्शनल ग्रुप OH लगा हो, ठीक है। तो इथाइल अल्कोहल मतलब इथेनॉल की सबसे पहले हम प्रिपरेशंस देखेंगे, फिर उसकी देखेंगे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में वो कैसे दिखता है, ऑब्जर्वेशन उसकी कैसी है, टेस्ट, ऑर्डर, स्मेल, फलाना ढिमकाना, ये हम सारी चीजें कवर अप करेंगे। फिर हम देखेंगे इसकी प्रिपरेशंस। प्रिपरेशंस हमने पहले देख ली, फिजिकल प्रॉपर्टीज, देन केमिकल प्रॉपर्टीज। प्रिपरेशन पहले हमने कवर कर ली, कैसे बना। फिर हमने इसकी देखी कि फिजिकल इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, फिजिकली वो ऑब्जर्वेशन कैसा है। देन केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या आता है कि अगर इथाइल अल्कोहल बन चुका है, उसकी हमने फिजिकल प्रॉपर्टी देख ली है, तो वो हमें ये भी देखना है कि वो किसी अदर कंपाउंड या किसी अदर सब्सटेंस के साथ बिहेव कैसा कर रहा, किस तरीके से रिएक्ट कर रहा और क्या दे रहा रिएक्शन करने के बाद, है ना। तो ये हमें देखना है कि रिएक्शन करने के बाद वो किसी और के साथ क्या दे रहा है हमको, वो चीज हमें देखनी है। तो उसको हम बोल देते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब वो किस तरीके से प्रॉपर्टी शो कर रहा है, केमिकली वो कैसे शो कर रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे उसके यूजेस, कि उसकी यूजेस क्या है। अगर हमने कोई कंपाउंड बनाया है तो अगर उसका कोई यूज नहीं है तो मतलब ही नहीं बनता। तो सबसे पहले फिर हम यूजेस भी देखेंगे। तो 4 चीजें हमें कवर करनी है। सबसे पहले प्रिपरेशंस, देन फिजिकल प्रॉपर्टीज, देन केमिकल प्रॉपर्टीज, देन यूजेस। ये कोई भी कंपाउंड के बारे में अगर हम पढ़ते हैं दुनिया के, ये 4 चीज मस्ट होती है जानना उसके बारे में। अगर ये 4 चीज हमने जान ली तो हमने उस कंपाउंड के बारे में जान लिया पूरी तरीके से। क्लियर हो रही बात कि नहीं। तो हम सबसे पहले देखेंगे सम इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम टारगेट कर रहे हैं यहां पर इथाइल अल्कोहल, जिसको हम इथेनॉल भी बोलते हैं IUPAC के अकॉर्डिंग, है ना, IUPAC नेमिंग के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी प्रिपरेशंस। देखो, अगर रिएक्शन आपको दी जाए, आप कैसे उसकी थ्योरी बनाओगे ये भी आप देख लेना। तो प्रिपरेशंस आपको दी गई है। देखो, ये क्या होता है हमारा सुक्रोज, C12H22O11 सुक्रोज बोलते हैं। सुक्रोज क्या होता है, केन सुगर, गन्ने के सुगर को क्या बोलते हैं हम, सुक्रोज बोलते हैं। सुक्रोज में हमने पानी डाल दिया, ठीक है, H2O, और हमने इसमें एंजाइम यूज कर लिया, मतलब कैटलिस्ट, बायो कैटलिस्ट जिसको बोलते हैं, इन्वर्टेज यूज कर लिया हमने। और क्या दिया इसने, ये दिया ग्लूकोज, ग्लूकोज दिया, और क्या दिया, फ्रक्टोज दिया। क्या दिया, ग्लूकोज और फ्रक्टोज हमको दिया इसमें, ग्लूकोज और क्या दिया, फ्रक्टोज। अब ये ग्लूकोज अकेला हमने उठाया, ठीक है, इससे हमने केवल क्या उठाया, ग्लूकोज अकेला उठाया, और ग्लूकोज को फिर जाइमेज से हमने ट्रीट कर दिया। जाइमेज हमारा क्या है, दूसरा एंजाइम। जाइमेज से हमने ट्रीट कर दिया, हमें क्या मिला, अल्कोहल मिल गया। क्या मिल गया, ये इथेनॉल। समझ में आ रही बात की नहीं, हमें इथेनॉल मिल चुका है। कैसे मिलेगा, इस पूरे प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन रिएक्शन बोलते हैं। सुक्रोज से हम, सुक्रोज में हमने पानी डाला, इन्वर्टेज हमने एंजाइम यूज किया, क्योंकि हम कैटलिस्ट यूज करेंगे तो रिएक्शन अलग डायरेक्शन में पहुंच जाती है। तो कैटलिस्ट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। ये कैटलिस्ट डाला हमने, इन्वर्टेज और ग्लूकोज और फ्रक्टोज हमको मिला। ग्लूकोज में फिर हमने जाइमेज से ट्रीट करा दिया और इथेनॉल हमको मिल गया। तो ये पहला प्रिपरेशन है कि इथेनॉल हमें कैसे बनाना है। क्लियर हो रही बात की नहीं। तो इथेनॉल हम ऐसे बना सकते हैं। समझ में आ गई बात की नहीं। ये हमारी पहली रिएक्शन। अब हम इसको थ्योरी वाइज कैसे लिखें। When sucrose treat with water in the presence of invertase, ये आप लिखोगे नोट्स में। When sucrose treat with water in presence of invertase,
it gives glucose and fructose. In second step, glucose treat with zymase, it gives ethanol and CO2. क्लियर हो रही बात कि नहीं? कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाएगी हमारी और हमको इथेनॉल मिल जाएगा। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट दूसरी प्रिपरेशन और देख लेते हैं कि दूसरे तरीके से कैसे बन सकता है हमारा इथेनॉल। तो दूसरा हमारा बन सकता है, जैसे हमने ले ली इथीन, इसको क्या बोलते हैं? डबल बॉन्ड है, तो ये क्या है? इथीन, 2 कार्बन की अल्कीन, इसको बोलते हैं इथीन। इथीन की हमने पानी के साथ रिएक्शन करा दी। पानी ऐसे रिएक्ट नहीं करेगा, पानी रिएक्ट करेगा इथीन में एसिड की प्रेजेंस में। H2SO4 ले लो, HCl ले लो, तो हमने H+ इसमें लिख दिया कि ये एसिड की प्रेजेंस है। H+ का मतलब होता है एसिड की प्रेजेंस होना। तो रिएक्शन में हमने एसिड ले लिया और ये रिएक्ट करेगा तो ये डबल बॉन्ड टूटेगा और एक में H एक में OH लग जाएगा, क्योंकि पानी कैसे टूटता है? H और OH में टूट जाएगा। तो यहां पर एक जगह H एक जगह OH, तो H लग गया तो ये CH3 हो गया, ये CH2 है, इसमें OH हमने लगा दिया, तो ये क्या बन गया? इथेनॉल बन गया। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से। तो ये चीज है कि हमारा इस तरीके से इथेनॉल बनेगा। मतलब 2 टाइप की इसके प्रिपरेशंस हैं। पहला हमारा फर्मेंटेशन रिएक्शन, दूसरा हमारा क्या है? एडिशन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, एडिशन ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। क्लियर हो रही बात कि नहीं? नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो प्रॉपर्टीज में यहां पर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज में कवर कर रहे हैं। कौन सी प्रॉपर्टीज? फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या है कि ये कैसा, इसका कलर, ये कलरलेस लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे इथेनॉल हमारा कलरलेस होता है, ठीक है, कलरलेस होता है, बिल्कुल पानी के तरीके से हमें दिखता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक्स स्मेल एंड बर्निंग टेस्ट। मतलब अगर हमने स्मेल की, ठीक है, और जो टेस्ट लिया वो भी पूरा पूरा बर्निंग टाइप का रहता है इनका, ठीक है, हाँ, थोड़ा जला हुआ टाइप का, ठीक है, तो बर्निंग टेस्ट रहता है इनका। थर्ड पॉइंट है सॉल्युबल इन वाटर इन ऑल रेशियो ऑल प्रोपोर्शन। मतलब किसी भी रेशियो में पानी में सॉल्युबल हो जाता है। पानी में सॉल्युबल इसलिए हो जाता है क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है पानी के मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है, वो हम बाद में बताएंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है। लेकिन ये स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग होती है बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स के बीच की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो ये पानी के मॉलिक्यूल के साथ इथेनॉल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है, इसीलिए सॉल्युबल हो जाता है ना, मिल जाता है। जिसमें बॉन्डिंग अच्छी होती है वो मिल जाते हैं। क्लियर हो रही बात कि नहीं? तो ये हमें देखनी है। ये 2 चीज हमने कवर कर ली। कौन कौन सी? सबसे पहले प्रिपरेशंस कवर कर ली और फिर हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज कवर कर ली। अब हमारी 2 चीज रह जाती है, क्या क्या? केमिकल प्रॉपर्टीज और यूजेस। ठीक है, इसको नोट कर लो जल्दी। तो अब हम देखेंगे इसकी 2 चीजें, पहली केमिकल प्रॉपर्टीज और दूसरे यूजेस। हमने 2 चीजें कवर कर ली अभी। कौन कौन सी? सबसे पहले इसकी प्रिपरेशंस कैसे हुई और फिर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। फिर अब हम देखेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, मतलब केमिकली ये रिएक्ट करके या ये कितने टाइप की केमिकल रिएक्शन जनरली दे सकता है, कई टाइप की दे सकता है, लेकिन हमें 10th में जो कवर करनी है वो मेन है और यही मेन होती है जिसको जनरली हम देखते हैं। पहली कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन मैं आपको बता चुका हूं कि कंबशन रिएक्शन में CO2 वाटर निकलता है, हीट लाइट निकलती है और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद हमारे देते हैं क्या क्या? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब देखो हम इथेनॉल की बात करेंगे, C2H5OH, ठीक है, तो अब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या देगा? क्या देगा? ये CO2 देगा। क्यों? कितना देगा? 2 कार्बन है तो 2 CO2 दे देगा और वाटर दे देगा। क्या दे देगा? वाटर दे देगा और हीट दे देगा। क्लियर हो रही बात कि नहीं? तो हीट दे देगा और लाइट दे देगा। क्लियर हो रही बात कि नहीं? तो ये चीज हमें देखनी है कि जितने कार्बन का अल्कोहल है, जितने कार्बन का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उतने CO2 दे देगा। क्लियर हो रही बात कि नहीं? तो इस तरीके से हमें देखना है। टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए? यहां पर ये हो गए 4 और 5, तो यहां पर कितने हैं? अब यहां पर पहले बैलेंस कर लो, हाइड्रोजन कितने हैं। अगर बैलेंस करनी है आपको रिएक्शन, वैसे आप ऐसे भी लिख सकते हो कि इथेनॉल की रिएक्शन हमने वाटर के साथ कर दी और हमें CO2 वाटर मिल गया, ठीक है, जितने कार्बन का था अल्कोहल उतना कार्बन हमने CO2 कर लिया। अगर पूरी की पूरी बैलेंस करनी है आपको
तो एक बात देख लो, इसमें कितने हाइड्रोजन है? 5 और 6, 6 है, तो इसमें आधा क्या कर लो, ये कर लो। क्लियर? अब टोटल कितने हो गए? ये 6 हाइड्रोजन हो गए, बैलेंस हो गई। ऑक्सीजन कितने हैं इस साइड? 2 दूनी 4, मतलब 2 2 जा 4, 4 और 3 7, 7 ऑक्सीजन है यहां पर। अब यहां पर कितने हैं भाई? 1 है, तो यहां पर क्या करोगे? 3 का मल्टीप्लाई, तो क्या हो गए? 7 ऑक्सीजन यहां भी हो गए। ये कौन सी रिएक्शन हो गई भाई? कंबस्शन रिएक्शन हो गई है। कौन सी रिएक्शन? कंबस्शन रिएक्शन। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? तो ये कंबस्शन रिएक्शन में हमें इस तरीके से मिल जाएगा इथेनॉल का। क्लियर? नेक्स्ट है रिएक्शन विद सोडियम। जब कोई इथेनॉल या इथेनॉल की बात करेंगे, तो ये अगर सोडियम के साथ रिएक्ट कर रहा है तो देगा क्या? देखो उधर पे C2H5OH, और ये सोडियम के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या देगा? क्या देगा यहां पर? ये हमें दे देगा हाइड्रोजन गैस। कैसे? कैसे? ये 2 मॉलिक्यूल अगर हमने ले लिए इसके, तो यहां पर HH करके यहां पर 2 C2H5ONA बन जाएगा। क्लियर? और 2 हाइड्रोजन मिलके हाइड्रोजन गैस ऊपर उड़ जाएगी। क्लियर हो बात की नहीं? मतलब H हटाना है, Na लगाना है, H हटाना है, Na लगाना है, H हटाना है, Na लगाना है, और हाइड्रोजन गैस उड़ जाएगी, हमें हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी। मतलब इथेनॉल रिएक्शन अगर हम मेटल के साथ कर दें, ठीक है, अल्कली मेटल के साथ, यहां पर हमने सोडियम ले लिया, तो यहां पर हाइड्रोजन गैस वो इवॉल्व करेगा। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट है हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये हमने आपको पहले बता दी होगी, अब देखो आपको याद आएगी। हमने इथेनॉल लिया C2H5OH, हमने इसको ऑक्सीडाइज किया। हमने ऑक्सीडेशन बताया था आपको K2Cr2O7 की प्रेजेंस में और KMnO4 की प्रेजेंस में, अल्कलाइन KMnO4 की प्रेजेंस में, और एसिडिक K2Cr2O7 हमने बताया होगा आपको, बिल्कुल बताया है। ठीक है, तो यहां पे ले लो अल्कलाइन KMnO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन कर दी, ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीडाइज हो गई है। अल्कोहल सीधे पहुंचता है, एसिड बनाता है। कितने कार्बन का? जितने कार्बन का क्या है? अल्कोहल है। यहां पर ये सीधे एसिड बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। बस आपको ये याद रखना है, सीधे के सीधे इथेनॉल ऑक्सीडेशन होने के बाद, कंप्लीटली ऑक्सीडेशन होने के बाद ये हमारा एसिड बनाता है, उतने ही कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड ये दे देगा। क्लियर हो रही बात की नहीं? 3 रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई। पहली रिएक्शन कंबस्शन रिएक्शन। कंबस्शन रिएक्शन में ऑक्सीजन के साथ के प्रेजेंस में होती है कंबस्शन, CO2 दे देगा, वाटर दे देगा, हीट दे देगा, लाइट दे देगा। सेकंड रिएक्शन सोडियम के साथ, सोडियम जोड़ो, हाइड्रोजन हटा दो और हाइड्रोजन गैस निकाल दो, सोडियम जोड़ दो, हाइड्रोजन की जगह आपको सोडियम लगाना है, दैट्स इट। क्लियर? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या है? सिंपली अल्कलाइन KMnO4 की प्रेजेंस में आप ऑक्सीडाइज कर दो, जितने कार्बन का अल्कोहल होगा उतने कार्बन का एसिड दे देगा। यहां पर 2 कार्बन का अल्कोहल है, इथेनॉल पढ़ रहे हैं, इसीलिए हमें इथेनोइक एसिड मिलेगा। समझे? समझ गए होंगे। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? आप डिहाइड्रेशन कब महसूस करते हो, डिहाइड्रेट कब महसूस करते हो? जब पानी की कमी हो जाती है, तो इथेनॉल भी डिहाइड्रेट महसूस करता है। समझ में आई बात? तो ये डिहाइड्रेट महसूस करेगा, मतलब एसिड की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करा दो तो ये पानी निकाल लेगा। समझे कि नहीं समझे? तो यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH2, मतलब इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, ये CH3 था, हमने इस तरीके से लिखा है इसको। समझे नहीं समझे? CH2, ये CH3 इस तरीके से होता है ना इथेनॉल, CH3 CH2OH, इसका H हमने नीचे लटका दिया, OH नीचे लटका दिया, पानी निकाल दो। ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा, H प्लस OH नेगेटिव, यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। H प्लस टूटा, यहां नेगेटिव, OH नेगेटिव टूटा, यहां प्लस, प्लस नेगेटिव बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये सिंगल बॉन्ड है यहां पर। समझे नहीं समझे? समझ गए होगे? फिर उसके बाद डबल बॉन्ड जनरेट होता है। क्लियर? तो इस तरीके से डिहाइड्रेट महसूस करने लगेगा, किसके प्रेजेंस में? एसिड की प्रेजेंस में। समझे नहीं समझे?
क्या ले लिया हमने, एसिड में क्या ले लिया हमने यहां पर, कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4, टेम्परेचर 413 केल्विन ले लिया हमने, 413 केल्विन, समझे। तो ये रिएक्शन हमारी इस तरीके से हो जाएगी। ईस्टरिफिकेशन क्या होता है ये याद कर लो, ईस्टरिफिकेशन का मतलब ईस्टर का बनना। तो इथेनॉल ईस्टर बनाने के काम आता है। ईस्टर कौन सा कैसा कंपाउंड होता है, जहां भी खुशबू आपको दिखे वो 95% ईस्टर होता है। ईस्टर्स हमारे खुशबूदार कंपाउंड होते हैं, फ्लेवर्ड कंपाउंड होते हैं, ठीक है। तो ईस्टर्स ज्यादातर जगह यूज होता है फॉर फ्लेवरिंग और फॉर प्लीजेंट ऑर्डर, ठीक है। तो यहां पर ईस्टरिफिकेशन, इथेनॉल की रिएक्शन हम एसिड के साथ करा देंगे। किसके साथ, एसिड के साथ। तो हमने यही ले लिया क्या, इथेनोइक एसिड ले लिया, और यहां पर पानी निकालना है आपको। इससे H, इससे OH, या इससे H निकाल दो, इससे OH निकाल दो। तो देखना है यहां पर ध्यान से, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, CH3, CH3, C डबल बॉन्ड O, अब H तो हट गया ना, ये H हट गया, यहां से OH हट गया, ये क्या बचा, केवल ये बचा C2H5। तो यहां C2H5 लगा दो, ये क्या बन गया, ईस्टर। क्या बन गया, ईस्टर। एसिड हमेशा H निकालता है, H निकाल दो, ये इसके प्रेजेंस में बेस हो जाएगा, वीक एसिड हो जाएगा, तो OH निकल जाएगा। H और OH निकलने के बाद मतलब यहां कर दो -H2O, मतलब जो हमारा पानी है वो माइनस होके क्या दे दिया इसने, ईस्टर दे दिया। क्या दे दिया, ये ईस्टर दे दिया। समझे नहीं समझे। तो इस तरीके से हमारी ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन हो जाएगी। समझे नहीं समझे। तो इसको नोट कर लो, ठीक है। C2H5 OH और CH3, ये हमारा इथेनॉल हो गया, इथेनॉल, और ये इथेनोइक एसिड हो गया, इथेनोइक एसिड, ठीक है। और हमें क्या दे देगा, ये ईस्टर दे देगा। क्लियर। यूजेस देखते हैं, यूजेस, इसके यूजेस क्या क्या है। पहला यूज है रेक्टिफाइड स्पिरिट, 95% बाय वॉल्यूम, मतलब 95% हमारा क्या लेगा इसमें क्या देगा, ये 95% जो उसमें यूज करते हैं, ऐसा डिटॉल स्प्रे यूज करते हैं ना, जब हमारा घाव लग जाता है उसको साफ करने के लिए, बैक्टीरिया साफ करने के लिए। तो रेक्टिफाइड स्प्रिट 95% बाय वॉल्यूम, मतलब 95% इसमें इथेनॉल होगा, है ना। एनेस्थेटिक्स के लिए यूज करते हैं, मेडिसिन में बहुत ज्यादा यूज होता है इथेनॉल का, कफ सिरप में भी यूज होता है। सॉल्वेंट इन पेंट्स, जर्म्स, रेजिन्स, एज ए सॉल्वेंट भी बहुत अच्छी तरीके से यूज होता है। जैसे हम पानी सॉल्वेंट ले लेते हैं, इसी तरीके से हम इथेनॉल भी सॉल्वेंट ले लेते हैं। हम जब पेंट करते हैं तो उसमें हम डालते हैं अलग से इथेनॉल, ठीक है, अलग अलग फॉर्म में आता है, तो वो हमारा पेंट अच्छे से एफिशिएंसी बढ़ा देता है पेंट्स की, है ना। लास्ट पॉइंट है हमारा एडिटिव एंड पेट्रोल। पेट्रोल में भी हम एज अ एडिशन यूज करते हैं, ठीक है, कि पेट्रोल में भी हम एज अ एडिशन यूज करते हैं, ताकि वो लगभग सिमिलर ही काइंड ऑफ शो होता है। तो पेट्रोल में भी हम यूज करते हैं। क्लियर। तो इसको नोट कर सकते हो जल्दी। तो अब हम देखते हैं यहां पर इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड बेसिकली हमारा 2 कार्बन का एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इथेनोइक एसिड इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, देखो CH3COOH को हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है, CH3 और COOH। अब हम देखेंगे सबसे पहले इसकी प्रिपरेशंस कैसी हैं। प्रिपरेशंस में हम 2 टाइप की इसकी प्रिपरेशन देखेंगे, जैसे हमने किसमें देखी थी, इथेनॉल में। तो देखो सिंपली ये इथेनॉल का ऑक्सीडेशन कर दो, ठीक है, KMnO4 की प्रेजेंस में, अल्कालाइन KMnO4 की प्रेजेंस में हमें क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड 2 कार्बन का, ठीक है, मतलब इथेनोइक एसिड हमको मिल जाएगा, ठीक है। ये पहली प्रिपरेशन है, अभी हमने आपको बता दी थी पिछली बार इथेनॉल में। अब यहां पर देखो हम ईस्टर से कैसे बना सकते हैं, फ्रॉम ईस्टर, इसमें लिख लेना फ्रॉम अल्कोहल या फ्रॉम इथेनॉल, इसमें लिख लेना फ्रॉम ईस्टर। अब ईस्टर से कैसे बना लेंगे, तो जो हमने ईस्टरिफिकेशन में प्रोडक्ट बताया था ना, उसका जस्ट उल्टा है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो जस्ट उल्टी हो जाती। तो इसमें हम पानी डाल दो, ठीक है, ईस्टर में पानी डाल दो एसिड के प्रेजेंस में थोड़ा सा, और ये हमारा क्या दे देगा, यहां पर इथेनोइक एसिड दे देगा, ठीक है। इथेनोइक एसिड के साथ हमारा इथेनॉल भी था उसमें, तो रिवर्सिबल रिएक्शन में हमें इथेनॉल भी मिलेगा
और इथेनोइक एसिड के साथ। क्लियर? तो हम इथेनोइक एसिड ऐसे भी बना सकते हैं, अगर हमें ईस्टर दे दिया जाए तो हम इथेनोइक एसिड बना सकते हैं, और इथेनॉल मिल जाए तब भी हम इथेनोइक एसिड बना सकते हैं। तो 2 टाइप की इसकी प्रिपरेशंस हो गई है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज में क्या क्या है। प्रॉपर्टीज में ये हमारा कलरलेस लिक्विड है, ठीक है। इथेनोइक एसिड पंजेंट ऑर्डर है, ठीक है। बेकार सा ऑर्डर, पंजेंट ऑर्डर मतलब बेकार सा ऑर्डर। हाइग्रोस्कोपिक नेचर, हाइग्रोस्कोपिक नेचर का मतलब क्या होता है? वाटर को अपने पास होल्ड करके रखना, है ना। बाइंड मत होना, होल्ड करके रखना, है ना। तो उसको बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक नेचर। जैसे हमारा नमक जो है वो बरसात में हमारा हाइग्रोस्कोपिक हो जाता है, पानी थोड़ा सा वो हो जाना है, चिपचिपा हो जाना है, तो इस तरीके का हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है। मिसबिल इन वाटर, पानी में मिसबिल हो जाता है, लेकिन नॉट ऑल प्रोपोर्शंस, लेकिन हो जाता है, ठीक है। इट इज मिसबिल इन वाटर, ठीक है। तो ये हम 2 चीज देख चुके हैं। अब हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज और उसकी यूजेस। देखो, अब हमको देखना है यहां पर केमिकल प्रॉपर्टीज और यूजेस। देखो, केमिकल प्रॉपर्टीज में हमें क्या क्या कवर करना है यहां पर। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में एसिडिक नेचर, मतलब हमें एसिड का, हम इथेनोइक एसिड पढ़ रहे हैं, इसका एसिडिक नेचर हमें देखना है। एसिडिक नेचर हम कैसे पता करते हैं? एसिडिक नेचर हम तब पता करते हैं जब वो H+ दे, H+ देगा तो वो एसिड कहलाएगा। इस तरीके से देखते हैं हम। तो H+ एसिडिक नेचर में कैसे हम पता करेंगे कि ये एसिडिक है? एसिडिक नेचर हम कैसे पता करेंगे? हमने ले लिया इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड लेंगे हम, सिंपली मेटल के साथ रिएक्ट करा देंगे जिस तरीके से हमने इथेनॉल का कराया था, और ये H+ दे देगा, मतलब रिप्लेस कर देगा, और ये क्या बन जाएगा? CH3COONA, है ना, सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड। आपको पता है इथेनोइक एसिड विनेगर में यूज होता है। विनेगर में 7 to 8% अगर हमने ले लिया, और हमने 7 to 8% बाय वॉल्यूम ले लिया, तो हम उसको विनेगर बोल देते हैं, ठीक है। तो इथेनोइक एसिड हमारा काफी जगह यूज होता है। देखो यहाँ पर तो हमने इस तरीके से कर लिया, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस हमारी निकल जाएगी, मतलब सोडियम के प्रेजेंस में हमने रिएक्शन करा दी, और ये H हटाकर Na लग जाएगा, तो हमारा ये एसिडिक प्रूव हो जाएगा, क्योंकि इसने हाइड्रोजन दे दिया, ठीक है। समझ में आ रही बात की नहीं? अब रिएक्शन विद बेस, बेस के साथ रिएक्ट करके ये क्या देगा? बेस के साथ रिएक्ट करके, देखो ये एसिड है, बेस के साथ रिएक्ट करके क्या देगा? सॉल्ट एंड वाटर, है ना, सॉल्ट एंड वाटर दे देगा ना। नहीं समझे? समझ लो इधर पे, और यहां पर H हट गया, ठीक है। देखो इधर पे CH3COONA, समझे नहीं समझे? समझे? यहां पर OH और ये H, ये हमारा निकाल के वाटर दे देगा, ये हमारा क्या हो गया? सॉल्ट। एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर, तो एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर। समझे? क्लियर हो रही बात की नहीं? हाँ, ये वीक एसिड है, लेकिन तो कोई बात नहीं, लेकिन देगा तो प्रोडक्ट वही, सॉल्ट एंड वाटर। अब देखो यहां पर रिएक्शन विद बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनेट्स। देखो बाइकार्बोनेट्स और कार्बोनेट्स होते क्या है? कार्बोनेट्स होता है Na2CO3 को हम बोल देते हैं कार्बोनेट्स, और Na2CO3 में जब वाटर के मॉलिक्यूल हमारे हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, चिपके हुए होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं वॉशिंग सोडा। क्या बोलते हैं? वॉशिंग सोडा। और जब हम बाइकार्बोनेट यूज करते हैं, कार्बोनेट्स को हम क्या बोलते हैं? वॉशिंग सोडा विद वाटर, हाइग्रोस्कोपिक, ठीक है। अब जब बाइकार्बोनेट्स की बात आती है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट को हम बोल देते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को हम बोल देते हैं बेकिंग सोडा। समझे? क्लियर हो रही बात है? तो अब इसके साथ रिएक्शन कैसे करेंगे? इसके साथ रिएक्शन कैसे करेंगे? मतलब सिंपल है, CH3COOH है, हमने इसकी कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करा दी पहले, Na2CO3 के साथ, ठीक है। तो Na लगेगा, आपको पता है ये Na दे ही रहा है, Na दे रहा है ना, तो CH3COONA दे देगा, CH3COONA दे देगा कि नहीं दे देगा? दे देगा। अब कार्बोनेट है, तो हमेशा याद रखना कार्बोनेट्स में हमेशा CO2 निकलता है, कार्बोनेट्स में हमेशा CO2 निकलता है। समझे नहीं समझे? और जब सॉल्ट दिया तो वाटर भी देगा, सॉल्ट दिया तो वाटर भी देगा, ठीक है। तो ये हमारी होगी कार्बोनेट के साथ। बाइकार्बोनेट के साथ भी रिएक्शन सेम ही होगी। समझे नहीं समझे? तो CH3COOH दिख रहा है ना, कवर हो रहा है, ठीक है। तो अब बाइकार्बोनेट क्या होता है? एक Na हटा दो, एक H लगा दो, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते देते हैं हम बाइकार्बोनेट को।
और ये हमारा क्या दे देगा, CH3COO मतलब Na को H की जगह लेने की बहुत पड़ी रहती है। जैसे ही हमें मौका मिलता है, कोई भी ऐसा एलिमेंट आ जाता है, कंपाउंड ले लेते हैं, तो सोडियम उसमें है तो सोडियम तुरंत हाइड्रोजन को हटा देगा। ठीक है, इसमें भी हटाया, इसमें भी हटाया, इसमें भी हटाया। समझे नहीं समझे? तो यहां पर पूरे के पूरे में सोडियम किससे, इथेनोइक एसिड के साथ बाइंड अप होना चाहता है, यहां पर CO2 दे देगा और यहां पर H2O भी मिल जाएगा। समझे नहीं समझे? दिख रहा होगा? ठीक है, दिख रहा है। क्लियर हो रही बात कि नहीं? तो ये रिएक्शन एसिडिक नेचर, Na लगा दिया, H हटा दिया, एसिडिक प्रूव हो चुका। दूसरा रिएक्शन विद बेस, बेस के साथ रिएक्ट कर दो, सॉल्ट एंड वाटर मिल जाता है। तीसरा रिएक्शन विद बाइकार्बोनेट्स एंड कार्बोनेट्स के साथ, तो यहां पर बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करा दी तो सिंपल सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड बस निकल जाएगा, इतना ध्यान रखना है आपको। और सॉल्ट एंड वाटर हमको मिलेगा, चाहे वो कार्बोनेट्स हो या बाइकार्बोनेट्स हो या बेस हो। समझे? क्लियर हो रही बात की नहीं? तो ये तीन रिएक्शन बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये पूछ सकते हैं आपको 5 में से अगर 3 ही रिएक्शन याद है तो आप 10 क्लास के बच्चों में बहुत ऊपर हो, और 5 रिएक्शन याद है तो आप सबसे ऊपर हो। तो ये चीजें आपको इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन हम देख चुके हैं, इथेनॉल के साथ हमने टाइम में तो हमने इथेनोइक एसिड मिला दिया था, यहां पर इथेनोइक एसिड है तो इथेनॉल मिला दो, एक ही बात है। समझे? तो यहां पर CH3CH2OH क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा भाई, ईस्टर बन जाएगा। समझे? C2H5 ईस्टर बन गया, ईस्टर बन गया। ये C2H5 है वो लास्ट में C2H5। ठीक है, तो अब और वाटर, वाटर मिल जाएगा। रिडक्शन, ऑक्सीडेशन हुआ था तो यहां रिडक्शन कर दो, किसका भैया, किसका, इसी का कर दो, एसिड का। कैसे करते हैं रिडक्शन, LiAlH को डाल दो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, वहां पे पोटेशियम परमैंगनेट डाल दिया था, अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, और एसिडिक K2Cr2O7 भी ले सकते थे। यहां पर हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दिया और ये हमारा 2 कार्बन का क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। 2 कार्बन का एसिड है तो 2 कार्बन का ही अल्कोहल बनेगा, ये याद रखना। ऑक्सीडेशन में जितने कार्बन का अल्कोहल होगा उतने कार्बन का एसिड बनेगा, रिडक्शन में जितने कार्बन का एसिड होगा उतने कार्बन का अल्कोहल बनेगा। समझे? तो ये हमारी 5 रिएक्शन थी, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एक बार प्रैक्टिस कर लेना और अच्छे से हो जाएगा। यूजेस और इसके देख लेते हैं। यूजेस में क्या है, ये लैब रिएजेंट में, हर जगह लैब में तो होता ही होता है, लैब रिएजेंट होता ही होता है, इसको लैब रिएजेंट बोलते हैं। विनेगर में हमने अभी बताया 7 to 8% हम ले लेते हैं, तो ये विनेगर में एज अ विनेगर यूज होता है, मेडिसिन में बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, कोगुलेटिंग रबर मतलब रबर को कोगुलेट करने में, जमाने में ये यूज करते हैं। समझे? तो ये सारी चीजें थी, 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमने पढ़ लिए अपने लेवल पे, बहुत इंपॉर्टेंट थे। बस हमें 4 चीजें याद रखनी है दोनों कंपाउंड्स की। पहली प्रिपरेशन कैसे होती है, दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टीज, अगर प्रॉपर्टीज भी सिंपली लिखा हो तो उसको फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं, तीसरी केमिकल प्रॉपर्टीज और चौथे उसके यूजेस। ठीक है, कम से कम नहीं तो 3-4 यूजेस आपको पता होने चाहिए। ठीक है, इसको नोट कर लो। और नेक्स्ट और लास्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे सोप एंड डिटर्जेंट्स। ठीक है, नोट कर लो।